दोस्तों नमस्कार। ब्रिक्स की बैठक, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बैठक, क्वाड की बैठक और इन सब के साथ आने वाले वक्त में भारत की दिशा चीन की तरफ या अमेरिका की तरफ, सब कुछ इसी महीने तय होना है। और जो संकेत इस दौर में उभर रहे हैं, कोई भी कह सकता है कि अमेरिका नरम पड़ गया है। ट्रंप का रुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अब शांत दिखाई देने लगा है और प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने रिएक्शन के जरिए यह बतला दिया है कि भारत अमेरिका से उतना दूर नहीं है जितना दूर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बकायदा सोशल मीडिया पर यह लिखकर कहा कि भारत और रूस अब उनसे दूर जा चुका है, वह चीन के करीब जा चुका है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत का रुख और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल, अमेरिका की कूटनीति और ट्रंप की पहल, और इन सब के बीच जब सोमवार को ब्रिक्स की बैठक में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला वर्चुअली सामने होंगे तो उनके सामने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर होंगे। यानी सामान्य तौर पर एससीओ की बैठक के बाद यह माना जा रहा था कि अब पहले नंबर पर एससीओ और उसके बाद ब्रिक्स, और ये दोनों इस ताकत के साथ उभरेंगे कि अमेरिकी सत्ता को चुनौती दोनों अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक जगत में और शायद अंतर्राष्ट्रीय ताकतवर देशों की कतार में भी चीन कम से कम अमेरिका को पछाड़ देगा। लेकिन बीते 24 घंटों में जिस तेजी से भारत और अमेरिका के बीच बर्फ पिघली, या कहें अमेरिका ने कूटनीति के दोहरे रास्ते को पकड़ लिया जिसमें एक तरफ वो डराता है, दूसरी तरफ वो सहलाता है, उसका जवाब भारत ने भी अपनी ताकत के साथ दिया। और इस ताकत का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री मोदी तभी प्रतिक्रिया देते हैं जब अमेरिका नरम पड़ जाए, और यह प्रतिक्रिया सुबह निकल कर भी आई। लेकिन अगर इसके एक एक पन्नों को खोलिएगा तो सबसे महत्वपूर्ण बैठक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की होनी है। 26 सितंबर को इस बैठक में अगर प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं तो फिर मानकर चलिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बायलैटरल बातचीत होगी, समझौते होंगे और टैरिफ की दिशा में कदम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर प्रधानमंत्री मोदी नहीं जाते हैं, उससे पहले अपने तौर पर मैसेज भारत ने दे दिया है। वो ब्रिक्स के साथ उस मजबूती के आसरे नहीं खड़ा है जिस मजबूती को शायद अमेरिका देख रहा है। डॉलर के खिलाफ भारत उस तरीके से नहीं खड़ा है जिसमें ब्रिक्स के भीतर डॉलर की वैकल्पिक करेंसी को लेकर सवाल जवाब उठ रहे थे। भारत इस दौर में अमेरिका के साथ है, अमेरिका के रिश्तों को वो दोबारा से एक साथ लाना चाहता है। तो क्या यह मैसेज अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए काफी है, या फिर इसका अगला सवाल भारत इस दौर में लगातार पूछ रहा है, वो सब तो ठीक है लेकिन क्या वाकई जो टैरिफ आपने लगाया है वो कम हो जाएंगे? जो आपने डिपोटेशन शुरू किया जबरदस्ती, जिस तरीके से जंजीरों में बांधकर, क्या वो सब रुक जाएगा? वीजा पर रोक खत्म हो जाएगी? H1B वीजा को लेकर जो रिस्ट्रिक्शंस है वो खत्म हो जाएगी? आउटसोर्सिंग और जो इन्वेस्टमेंट का सवाल है उस पर जो पाबंदी लगाई गई है, क्या वो खत्म हो जाएगी? ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो प्रतिक्रिया अमेरिकी राष्ट्रपति दे रहे थे, अब वो वैसी प्रतिक्रिया नहीं देंगे बल्कि ये मानकर चलेंगे कि भारत ने ही सीज फायर किया? ये सवाल है। लेकिन इन सब से आगे का सवाल यह है कि महज 24 घंटों के भीतर अमेरिकी राष्ट्रपति एक तरफ डरा रहे थे, दूसरी वक्त सहला रहे थे। अमेरिका में राष्ट्रपति के जो व्यापारिक सलाहकार हैं नुवारो, वह भारत को डरा रहे हैं। अमेरिका के जो कॉमर्स मिनिस्टर, वह भी भारत को डरा रहे हैं। और इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति पिघल रहे हैं। तो इस कूटनीति के मतलब मायने क्या होंगे? हमें लगता है बात की शुरुआत तो आज प्रधानमंत्री मोदी को ग्रेट प्राइम मिनिस्टर बोलते वक्त जिन शब्दों का इस्तेमाल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किया और उसके कुछ देर के बाद भारत के प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया, पहले आप इन दोनों को देख लीजिए। I'll always be friends with Modi. He's great.
Prime Minister. He's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं उसका मतलब है कि मोदी एक अच्छे प्रधानमंत्री हैं, ग्रेट प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन मुझे इस समय उनके कुछ काम पसंद नहीं आ रहे हैं। फिर भी भारत और अमेरिका का रिश्ता बहुत खास है, चिंता की कोई बात नहीं है, हम अच्छे दोस्त हैं। उसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी लिखते हैं कि दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों को लेकर उनके विचारों के तहे दिल से सराहना करता हूं और उनका पूर्ण समर्थन करता हूं, और भारत और अमेरिका के बीच एक पॉजिटिव और दूरदर्शी राजनीतिक साझेदारी है। इसको और विस्तार जो प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया उस शब्दों को परखे तो सकारात्मक और दूरदर्शी, व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी, यह जिक्र अमेरिका के साथ संबंधों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं। उससे ठीक पहले ग्रेट प्राइम मिनिस्टर ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी को कहते हैं, और उससे पहले अगर आप कल के दिन चले जाइएगा तो कल सुबह 6 बजे उन्होंने बकायदा एक ट्वीट करके कहा था, ऐसा लगता है हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया, और चीन के लिए उन्होंने डार्केस्ट शब्द का इस्तेमाल किया था। और उम्मीद है कि उनका भविष्य अच्छा हो, एक लिहाज से भारत का जिक्र करते हुए उन्होंने चीन के हाथों में भारत को सौंपने का जिक्र किया था। लेकिन कुछ देर के बाद जब वो कहते हैं कि आई विल ऑलवेज बी फ्रेंड विद मोदी, बी ए ग्रेट पीएम, इसके मैसेजेस एक झटके में कई निकलकर सामने आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो भी कूटनीति इस दौर में हो रही है उसमें कमोवेश हर किसी का मानना है कि अमेरिका भारत को गंवा नहीं सकता है। भारत के साथ उसके आर्थिक संबंध नहीं, बल्कि भारत जिस इलाके में जहां पर खड़ा है, यानी भौगोलिक तौर पर भारत की जहां पर मौजूदगी है, वो मौजूदगी अमेरिका की पहली जरूरत है, क्योंकि अमेरिका इस हकीकत को जानता है अगर चीन, रूस और भारत तीनों एक साथ खड़े हो गए तो अमेरिका की जो दादागिरी है, उसकी जो ताकत है, जो उसकी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शक्ति है, उसको चुनौती दे पाने की स्थिति में चीन एक झटके में खड़ा हो जाएगा। क्योंकि चीन के लिए वो रास्ता भी महत्वपूर्ण है जो भारत ने व्यापार के लिए सिल्क रूट का रास्ता दोबारा से क्रिएट किया है, और अगर वो रास्ता चीन को मिल जाएगा तो फिर उसकी व्यापारिक गति कहीं तेजी से आगे बढ़ने लगेगी। तो अमेरिका के लिए भारत भौगोलिक तौर पर सबसे महत्वपूर्ण देश है और भारत को वो गंवाना नहीं चाहता है। दूसरी परिस्थिति भारत के भीतर की है, जहां भारत की सीमा पर मौजूद पाकिस्तान और चीन दोनों को लेकर एक सबसे बड़ी चुनौती सीडीएस मानते हैं। यानी सेना अपने तौर पर बहुत खुले तौर पर यह कहने से आज भी नहीं चूक रही, और आज भी सीडीएस ने चीन को एक चुनौती वाला देश करार दे दिया। यानी चीन के साथ जो रिश्ते एक झटके में भारत के इस दौर में करीब आ रहे थे, जो रक्षा मंत्री का जाना, विदेश मंत्री का जाना, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का जाना, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी का जाना, और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उसके साथ साथ पुतिन और फिर शी जिनपिंग की तस्वीर को पोस्ट करते हुए जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हम भारत और रूस को चीन के हाथों गंवा चुके हैं, तो यह मैसेज अपने आप में बड़ा हो गया। लेकिन अगला सवाल यह भी है कि जिस रास्ते विदेश नीति की लेन देन वाली सोच है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप क्या अभी भी उसी रास्ते पर है? कई संदेश हैं 24 घंटे के भीतर में ट्रंप के पलटने को लेकर, लेकिन कई संदेश हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमेरिका को संदेश ये कहकर देने का यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में अभी फाइनल नहीं किया है, ब्रिक्स के बारे में फाइनल कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी लूला के सामने नहीं होंगे, बल्कि विदेश मंत्री होंगे। एससीओ नंबर 1 हो रहा था और ब्रिक्स की ताकत कम दिखाई दे रही थी, खासतौर से एससीओ की बैठक के बाद, और चीन जिस लिहाज से आगे बढ़ रहा था, यह सवाल भी बड़ा है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने इन सब के बावजूद भी आरसीआई की अनुमति नहीं दी कि रशिया, चाइना और इंडिया की बैठक हो जाए। कम्युनिस्ट पार्टी को वहां अब भी लगता है कि भारत फिसल सकता है, तो भारत अपने तौर पर उस रास्ते को तलाश रहा है जहां पर
भारत की इकोनॉमी और भारत के अमेरिका के साथ संबंध बने रहें। और अमेरिका उस परिस्थिति को टटोल रहा है जहां भौगोलिक तौर पर भारत की ताकत अगर उसके साथ खड़ी होती है तो फिर वो अमेरिका चीन को आगे बढ़ने से रोक सकता है। कूटनीति का इस अंदाज में जब जयशंकर भारत के विदेश मंत्री से यह पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दरअसल प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के साथ हमारी साझेदारी को बहुत महत्व देते हैं। जहां तक राष्ट्रपति ट्रंप का सवाल है तो मोदी के ट्रंप के साथ हमेशा से बहुत अच्छे व्यक्तिगत रिश्ते रहे हैं, यानी खटास का जिक्र उन्होंने भी नहीं किया। सुनिए जरा उनकी बात। I think Prime Minister Modi obviously attaches enormous importance to our partnership with the United States. And where President Trump is concerned, he's always had a very good personal equation with President Trump. But the point is, look, we are engaged, we remain engaged with the United States, and at this time, I can't say more than that. But that's really what I would say. भारत के विदेश मंत्री हो, भारत के प्रधानमंत्री हो, या इस दौर में जो संवाद भारत और अमेरिका के बीच और खासतौर से ट्रंप और मोदी को लेकर और इन्हीं दोनों के जरिए भी हो रहा है, वो संकेत तो बहुत साफ दिखा रहा है कि जो खटास 50% टैरिफ के बाद से शुरू हुई, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ की बैठक में जाकर अमेरिका को यह खुला संदेश दे दिया कि हमारे पास विकल्प भी है और यह विकल्प अमेरिका के लिए एक थ्रेट है। यह थ्रेट चीन का है, यानी जिस चीन के साथ टैरिफ वार की शुरुआत अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप ने की, उसमें अगर भारत जिधर भी झुक जाएगा, वह स्थिति दुनिया के दो शक्तिशाली देश, वो चीन हो वो अमेरिका हो, दोनों को कहीं ना कहीं एक दूसरे के खिलाफ ताकतवर बनाकर खड़ा कर देगी। चीन के साथ भारत की इकोनॉमी जुड़ी हुई है, अमेरिका भारत के साथ भारत की भौगोलिक परिस्थितियों को लेकर जुड़ा हुआ है। यानी अमेरिका की जरूरत भारत है, चीन के सामानों की जरूरत भारत को है। भारत अपनी अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को इस तरीके से संभालना चाह रहा है जहां पर वह यह बता पाए कि उसकी महत्ता बराबर की है। लेकिन अगला सवाल यह भी है, जिस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप जिन बातों का भी जिक्र कर रहे हैं, उसी वक्त अमेरिका के वित्त मंत्री लुटविक खुले तौर पर कहते हैं कि भारत को चुनना होगा, रूस से तेल वो खरीदते रहेगा, रूस या फिर अमेरिका। वहीं पीटर नवारो जो व्यापार सलाहकार के तौर पर व्हाइट हाउस के मौजूद हैं, वह खुले तौर पर भारत के रूस के साथ रिश्ते और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में जो एससीओ की बैठक के बाद की परिस्थितियां हैं, उसमें वह खुल्लम खुल्ला भारत को निशाने पर लेने से चूक भी नहीं रहे हैं। मैसेज 2-3 बहुत साफ है और यह मैसेज अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दुनिया भर के डिप्लोमेट्स के बीच भी है और भारत के भी वो डिप्लोमेट्स जो एक वक्त भारत के दूसरे प्रधानमंत्रियों के साथ काम कर चुके हैं, उनकी राय भी बहुत साफ है कि दरअसल यह जो संवाद बन रहा है, यह संवाद रास्ता बना रहा है या कूटनीति के लिए रास्ता है। दूसरा, कूटनीति के जरिए रास्ता बनेगा या रास्ता बन जाएगा, उसके बाद नई कूटनीति सामने आएगी। यानी मैसेज पॉजिटिव जरूर है, लेकिन पॉजिटिव मैसेज एक पॉजिटिव पाथ को क्रिएट कर दे, ऐसा होता नहीं है। और खास तौर से तब जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने दुनिया भर में अपने आप को एक बिजनेसमैन की तर्ज पर रखा है और इस तर्ज पर रखा है कि उसे जिससे फायदा होगा उसके साथ वो खड़ा होगा। और भारत के प्रधानमंत्री ने दुनिया के सामने भारत की छवि को इस तर्ज पर रखा है कि हमें राष्ट्र हित में जो लगेगा हम उसके साथ जाएंगे, वो कोई भी हो। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में सबसे बड़ा सवाल यह है, 50 वर्षों से जो संवाद चीन के साथ नहीं हुआ, जो रिश्ते चीन के साथ नहीं हुए, क्या वह सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के साथ 36 के आंकड़े के बाद चीन के करीब हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? खास तौर से तब जब भारतीय सेना की भी खुली राय है कि आप चीन के साथ खड़े मत होइए। और सीडीएस जो मैसेज दे रहे हैं, क्या वो बिल्कुल अलग हटकर सोच रहे हैं या गवर्नमेंट की जो पूरी फॉरेन डिप्लोमेसी है, उस फॉरेन डिप्लोमेसी के मार्फत अब कई फ्रंट एक साथ चल रहे हैं? अगर अमेरिका में ट्रंप हैं और उससे हटकर अगर वहां के फाइनेंस मिनिस्टर
या व्हाइट हाउस के सलाहकार नवारो जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, भारत के भीतर प्रधानमंत्री और दूसरी तरफ सीडीएस जिन बातों का जिक्र करें, ये दोनों बिल्कुल दो परिस्थितियों में जाती हुई चीजें हैं। शायद इसीलिए दो बड़े डिप्लोमेट्स, उसमें एक केबी फैनियन है। केबी फैन फॉर्मर डिप्लोमेट है और इनका बहुत साफ मानना है कि दरअसल ये डिप्लोमेसी तो ठीक है लेकिन ट्वीट से कुछ नहीं होगा। और दूसरे हैं जावेद अशरफ साहब, जो पूर्व डिप्लोमेट हैं और फ्रांस और मोरक्को में भारत के एम्बेसडर रह चुके हैं। वह भी कह रहे हैं ये पॉजिटिव है, गुड गेस्चर है, अमेरिका के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने वाला है। तो जरा दोनों की बात पहले सुन लीजिए, पहले केबी फैबियन और उसके बाद जावेद अशरफ। Well, Prime Minister Modi has done the correct thing diplomatically. That is responding to a tweet in the best diplomatic fashion. But I do not think these two tweets make much of a difference at this stage. And so when President Trump sends out a message, which is both a personal message to the Prime Minister and a broader statement about the special relationship, I mean, from a dead economy to a special relationship, without again bringing in the India-Pakistan issue, it is good of us, and it is, I think, the correct thing to do is to reciprocate that. But this is, again, the statement is not sort of very euphoric, it doesn't go over the top, it is calm, it is measured, it recognizes the positive and constructive partnership. डिप्लोमेट्स भी संभल संभल कर बोल रहे हैं और यह मायने रखता है, क्योंकि सबको पता है कि इससे मीडिया में चर्चा है, वो वाशिंगटन में बैठा हुआ मीडिया हो या दिल्ली में बैठा हुआ मीडिया हो या अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जिसकी भी नजरें इस दौर में एससीओ और उसके बाद ब्रिक्स और क्वाड को लेकर है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सामान्य परिस्थितियां होती तो क्वाड की बैठक के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को इस साल के अंत में नवंबर दिसंबर में दिल्ली आना ही था। अभी तक कोई सहमति आई नहीं है। यह सहमति आ गई कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन नवंबर दिसंबर में भारत जरूर आएंगे। दूसरी बड़ी बात है, जिस रास्ते डॉलर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह कहकर चेतावनी दी कि ब्रिक्स इस दिशा में आगे नहीं बढ़े, तो भारत ने अपने तौर पर एक दो बार कहा भी और अब खामोशी के साथ मान भी रहा है, वो डॉलर के खिलाफ नहीं जा रहा है, यानी कोई अल्टरनेटिव करेंसी की दिशा में वह कदम नहीं बढ़ा रहा है। तीसरी बड़ी बात है, इस दौर में ब्रिक्स बनाने वालों में भारत था लेकिन एससीओ को बनाने वालों में भारत नहीं था। एससीओ तो बन गया था और 2017 में भारत उसमें शामिल हुआ, लेकिन ब्रिक्स का तो नाम ही 5 देशों से जुड़ा हुआ है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। लेकिन एक झटके में एससीओ की बैठक और चीन ने इस दौर में जो संबंध दुनिया भर के भीतर ग्लोबल साउथ के जरिए बताने की कोशिश की और खास तौर से भारत को साथ जोड़कर खड़ा किया, वो मैसेज वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अमेरिका के लिए भी कहीं घातक था। इसीलिए वो जर्मनी हो, वो फ्रांस हो, वो यूनाइटेड किंगडम हो, यो फिनलैंड हो, ध्यान दीजिए भारत को लेकर हर किसी ने कहा कि भारत को नहीं जाने देना चाहिए उस गुट में जिस गुट को चुनौती दे रहा है अमेरिका, और अमेरिका के साथ नाटो कंट्रीज खड़ी है। यानी चेक एंड बैलेंस करने की स्थिति में भारत की मौजूदगी एक झटके में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के बीच में लाकर खड़ा कर गई। और शायद प्रधानमंत्री मोदी ने जो 3-4 वक्तव्य इस दौर में दिए वह भी महत्वपूर्ण है, और इसके साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि अमेरिका की ताकत क्या वाकई भारत की पूरी इकोनॉमी और सत्ता को डिगा सकती है। इन दो परिस्थितियों को आखिर में समझ लीजिए। भारत के प्रधानमंत्री ने शुरुआती दौर में ही कहा, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अमेरिका आना चाहता है, हम इजाजत नहीं दे सकते हैं। किसान हो, पशुपालक हो और छोटी इंडस्ट्री हो, हम इसको आहत नहीं करेंगे। और इनकी तादाद भारत के भीतर में तकरीबन 20-25 करोड़ लोगों से जुड़ी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ जो क्षेत्र आहत होगा वो जाहिर तौर पर कम से कम उस टेक्नोलॉजी और सर्विस सेक्टर से जुड़ा हुआ होगा जिसके दायरे में भारत के तकरीबन 80 लाख से 1 करोड़ लोग तो आते हैं, जिसको व्हाइट कॉलर जॉब भी कहते हैं, और जो सर्विस सेक्टर से खुले तौर पर जुड़ा भी है। यानी इस क्षेत्र में बड़ा प्रभाव
अमेरिका के साथ संबंध तोड़ने से बढ़ेगा। और ये व्हाइट कॉलर की परिस्थिति सिर्फ भारत के भीतर नहीं बल्कि भारत से गए अमेरिका में रह रहे काम कर रहे लोगों के साथ भी जुड़ेगी। यानी एक तरफ 80 लाख से 1 करोड़ लोगों पर सीधा प्रभाव, जो इस दबाव को बना पाने में सक्षम है कि भारत की राजनीतिक सत्ता ने सही निर्णय लिया या नहीं लिया। दूसरी तरफ जो किसान, पशुपालक और छोटी इंडस्ट्री के साथ साथ जिस आत्मनिर्भरता और वोकल फॉर लोकल का राग प्रधानमंत्री गा रहे थे, उसके बेसिक सच तो यह है कि वो पूरी इकोनॉमी चीन के साथ जुड़ी हुई है। चीन से अगर कच्चा माल ना आए तो ये तमाम चीजें बैठती चली जाएंगी। इसलिए यहां पर यह सवाल शायद बिल्कुल अलहदा है कि अमेरिका के साथ आप संबंध बनाते हैं और भारत के बाजार में वो आ जाता है, यहाँ के किसानों पे असर पड़ेगा। तो किसानों पर तो छोटे छोटे कल पुर्जे से लेकर ट्रैक्टर के पुर्जे से लेकर खाद तक को लेकर आपकी निर्भरता चीन पर है। मेक इन इंडिया का पूरे नारे के लिए जो कच्चा माल चाहिए अलग अलग क्षेत्रों को लेकर वो पूरा चीन पर निर्भर है। तो चीन के साथ भी ऐसे संबंध जहां व्यापार ना टूटे और कूटनीति के वो रास्ते भी अमेरिका के साथ बने जिससे व्हाइट कॉलर और सर्विस सेक्टर ना बिखर जाए, क्योंकि भारत की जीडीपी में सबसे बड़ी और सबसे बड़ी नहीं सबसे व्यापक हिस्सेदारी 60% तक तो सर्विस सेक्टर की है। यानी एक ऐसे दोराहे पर भारत की अपनी कूटनीति और अपनी अर्थनीति आकर जुड़ गई जहां पर वह किसी एक का साथ छोड़ नहीं सकता है और रास्ता बनाने से भटक नहीं सकता है कि हम रास्ता नहीं बनाएंगे। अमेरिका की मुश्किल इस दौर में उसने सोचा नहीं कि भारत के प्रधानमंत्री का रुख एक अल्टरनेटिव रास्ते को लेकर चीन की दिशा में जाएगा और भारत के भीतर इसका विरोध जिस रूप में उसने सोचा था वो नहीं होगा, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका को चुनौती दे दी। इसको लेकर 7 लोग खड़े हो जाएंगे। यह बिल्कुल नई परिस्थिति जो रिपोर्ट सीआईए की भी अपने तौर पर कहती है, यह अपने तरीके की बिल्कुल अलग रिपोर्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता जो चीन के साथ जा रहे हैं उसका विरोध ना करके वो अमेरिकी राष्ट्रपति से लड़ रहे हैं, यह व्यापकता है। और इसी में एक दोहरी पॉलिटिक्स, दोहरी कूटनीति अपने समर्थकों को मनाने के लिए और अपनी ताकत को दिखाने के लिए भी अमेरिका के भीतर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के जरिए इस दौर में उभर कर आई है। 3 संदेश बहुत साफ है। पहला संदेश, प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौर में अल्टरनेटिव रास्ते को दिखलाकर, बतलाकर, जतलाकर और खुल्लम खुल्ला ऐलान करके अमेरिका को चुनौती दी, इससे कोई इनकार नहीं करेगा। दूसरी तरफ अमेरिका को यह समझ में आ गया कि दरअसल भारत अगर उसके हाथ से निकल गया तो जिस चीन के साथ वो लड़ाई लड़ रहा है उसमें चीन मजबूत हो जाएगा। तीसरी परिस्थिति है जो पहली बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनी, उसमें चेक एंड बैलेंस करने की स्थिति में भारत सामने आकर खड़ा हो गया। भारत जिस दिशा में होगा, अगर वह चीन और रूस के साथ खड़ा है और अगर वो अमेरिका के साथ खड़ा है, दोनों परिस्थितियां बिल्कुल अलग अलग है। लेकिन इन तीनों सवालों से जुड़े हुए जो आखिरी सवाल सबसे महत्वपूर्ण है, भारत चीन के खिलाफ नहीं जा सकता है। भारत अमेरिका के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को हाशिए पर ढकेल नहीं सकता। भारत अपनी अंदरूनी अर्थव्यवस्था को देखते हुए रशिया से जो तेल खरीद रहा है उस पर वो रोक नहीं लगा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हथियारों की जो खरीद फरोख्त है उसमें पहली बार भारत ये समझ चुका है कि अब दुनिया के दूसरे देशों को लाभ देने के बदले अपने देश के भीतर नई टेक्नोलॉजी के आश्रय कैसा प्रोडक्शन किया जाए, इस दिशा में काम करना ही होगा। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जो हुआ वह हर किसी के जहन में और कम से कम अंतर्राष्ट्रीय तौर पर तो हर देश और हर राष्ट्राध्यक्ष जानता है ऑपरेशन सिंदूर में किस देश के किस विमान को किस तरीके से मार गिराया गया। वो पाकिस्तान की तरफ से, वो भारत की तरफ से। ये सारे सवाल आखिर में भारत की उस अंदरूनी राजनीति से भी आकर जुड़ते हैं जहां पर इस देश की जनता चाहती क्या है। और जनता के चाहने का मतलब यह होता है कि वह किस नेता के आश्रय अपने आप को देखना चाहती है, खास तौर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। इस दौर में शायद
कोई वैकल्पिक नेता आपको उस मानचित्र पे नजर नहीं आएगा जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के जरिए इस मैसेज को कन्वे करे कि भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए, जो इकोनॉमिक विजन है उसमें दुनिया के ये देश फिट होने चाहिए। इस फिट होने की परिस्थिति में चाहे वो ईरान और इजराइल का टकराना हो, चाहे मिडिल ईस्ट के साथ बनने और बिगड़ने वाले संबंधों का जिक्र हो, चाहे रशिया से तेल खरीदना और अमेरिका की धमकी का जिक्र हो, चाहे चीन के ऊपर कच्चे माल की निर्भरता हो, और इस दौर में अमेरिका द्वारा लगाई जा रही लगातार पाबंदियों से भारत के शेयर बाजार से लेकर इन्वेस्टमेंट और बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं उनका हाथ खींचना हो, ये सारे सवाल इस दौर में महत्वपूर्ण है। लेकिन मैसेज प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है, हम खिलाफ अमेरिका के नहीं जा रहे हैं। और अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं ग्रेट प्राइम मिनिस्टर। बाकी आप समझ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।